शंखू महान मूर्तिकार और विश्व भर में चर्चित महान शख्सियत के रूप में जाने जाने वाले महान मूर्तिकार शिल्पकार शंखू चौधरी जी की 110वीं जयंती है और उसी जयंती के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय कला महोत्सव प्रोफेसर मदन लाल गुप्ता सर के द्वारा आयोजित किया गया है। राम छाट पार शिल्प न्यास सामने घाट वाराणसी में। उसी में आज 25 तारीख को एक काव्य संध्या का आयोजन भी किया गया है, जिसमें तमाम सारे साथी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। इस काव्य संध्या की अध्यक्षता हमारे गुरुवर प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर करेंगे और मैं हमारे सामने जो बैठे हुए आज के मुख्य अतिथि हैं और तमाम कविजन हैं उनको मंच पे सादर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं आज की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर से कि आप मंच पे सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद इस पूरे कला महोत्सव के जो संयोजक हैं, जो सूत्रधार हैं, मैं प्रोफेसर मदन लाल गुप्ता सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं। इसके बाद जो हमारे आज के आमंत्रित कविगण हैं, जिसमें शिव कुमार पराग सर हैं, शिव कुमार पराग सर को भी मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। इसके बाद जो हमारे युवा कवि हैं, जिसमें कुशाग्र अद्वैत, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। अपूर्वा श्रीवास्तव, आप भी मंच पे आएं और अपना जगह लें। उसके बाद आकाश और हमारे प्रिय अनुज शिवम सरोज, शिवम अभी नहीं आए हैं। और मैं अपने अग्रज और युवा आलोचक डॉक्टर विंध्याचल यादव भैया को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं। और यहाँ से हम लोग जो है एक कला महोत्सव के अंतर्गत एक बातचीत प्रारंभ करेंगे और काव्य संध्या को भी हम लोग महसूस करेंगे। एक पंक्ति है कि गुलों में रंग भरे बादे ना बाहर चलो, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। तो ये जो हमारे आसपास हैं, ये सभी किसी न किसी गुलशन के समान ही हैं, गुल के समान ही हैं, जो अपनी फिजाओं में कुछ इस तरह से रंग भरते हैं जिससे न केवल वातावरण आनंदित और सुगंधित होता है, बल्कि हमारा चेतन मन भी बहुत प्रफुल्लित होता है। मैं बहुत अतिरिक्त समय ना लेते हुए इस पूरे कला महोत्सव का जो सूत्रधार हैं और जो संयोजक हैं, मैं मदन लाल सर को मंच पे डायस पे आमंत्रित करता हूं कि सर आएं और हमारे आमंत्रित अतिथियों को आप स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत ही धन्यवाद पर जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने बीच सभी प्रमुख कवि और प्रतिष्ठित कवियों को देख करके मैं मंच पर आसीन प्रोफेसर डॉक्टर श्री प्रकाश शुक्ल जी का अभिनंदन करता हूं कि जिनके ही कारण जो है कई वर्ष से हमारा ये कविता पाठ जो है, काव्य संध्या जो है, इन्हीं के कारण जो है हम यहाँ पर आयोजित कर पा रहे हैं। यह आयोजन जो है हमारे शंखू चौधरी स्मृति महोत्सव में एक बड़ा ही प्रमुख रखता है। जिस तरह से कला प्रदर्शनी और संगीत, उसी तरह से कविता और कला पर चर्चा भी। हमारे बीच में हमारे सीनियर कलाकार मित्र प्रोफेसर संतोष कुमार जी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। भाभी जी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ साथ पराग जी हैं और जो हमारे मित्र सभी लोग बैठे हुए हैं, साथ साथ सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। राम छाट पर शिल्पन्यास की जो अवधारणा के पीछे मुख्य रूप से जब मैं
सोचता हूँ कि यह सब क्यों होता है, एक्चुअली उसका कारण क्या है। तो उसके पीछे एक तो हमारे गुरु राम छातपार की ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी, और उनकी रुचि विभिन्न कलाओं और संस्कृतियों और साथ साथ एक बौद्धिक बहुत गहरा उनका संबंध था बौद्धिकता को लेकर के। जब मैं यहाँ पर विद्यार्थी था 73 से लेकर के 74 तक, तो उस समय मैं भी काफ़ी कविता से प्रभावित था। मैं चित्रों को बनाता था तो कहीं पर प्रकृति से प्रभावित था। तो भारत में जो है हमारे प्रकृति के कवि पंत जी, या हमने जो अपने हाई स्कूल में पढ़ी थी वर्ड्सवर्थ की कविता डैफोडिल्स, उन सब से भी काफ़ी प्रभावित था। तो उन चित्रों को लेकर के जब मैं बनाता था तो मैं अपने गुरु से बात करता था कि इन चित्रों के लिए आप हमें कोई कविता बताइए। तो एक बार की छोटी सी चर्चा में उन्होंने कहा, तो तुम जो है बहुत सुंदर चित्र बनाते हो और इन सुंदर चित्रों के लिए मेरे पास कोई कविता तो नहीं है। तो मैंने कहा कि तो आपके पास में कैसी कविता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में, मैं संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ कि मेरे पास में वो कविता है जिसमें फूल के दर्द को एक प्रसव पीड़ा के साथ में सामंजस्य में वर्णन किया गया है। तो फिर वो ईट्स का और भी बहुत सारे महाकवियों का, विश्व के यूरोपियंस और वेस्टर्न और भारतीय लोगों के कविताओं की जिक्र करते थे। तो मेरे अंदर बार बार ये एक बात आती है कि ये कहीं न कहीं ये जो हमारे राम छाटपर शिल्पन्यास में कविता का होना जो है, राम छाटपर की उपस्थिति का होना होता है। उसी तरह से संगीत के प्रति उन्होंने हमारी प्रेरणा को जगाया। मेरी रुचि थी, मैं भी बचपन में कविता लिखता था, मेरी भी संगीत की बड़ी गहरी रुचि थी। तो कहते थे संगीत सुनोगे तो तुम मेरे बहुत गहरे मित्र रहोगे। तो मैं कहता था कि आप तो हमारे मूर्तिशिल्प के अध्यापक हैं। तो बोली वो तो तुम सभी लोग अध्यापक होते हैं, आपको शिक्षा तो उस विषय में देंगे, लेकिन दूसरी विषयों के प्रति भी अगर आप गहरा रुचि रखते हो और स्पेशली जो अंतर संबंध कलाओं का है, अगर उसमें तुम अगर डूबते हो तो यह तुम्हारी कला को जो है बहुत ही और भी समृद्ध बनाएगा। तो इसलिए जो है कविता, कला, संगीत, इवन उसके बाद जब वो चर्चा करते थे कि उनके एक भाई जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और खुद वो इंजीनियर बनना चाहते थे, तो उनका जो एक बौद्धिक जो ज्ञान था वो बहुत विस्तृत था, बहुत बड़ा था। तो इसलिए मुझे सभी विषयों के प्रति और सभी चीज़ों के प्रति जहाँ पर एक क्रिएटिविटी, जहाँ पर सृजनात्मकता, एक ऊर्जा जो है विद्यमान होती है, चाहे वो साइंस में हो, चाहे कला में हो, चाहे साहित्य में हो, चाहे चित्रों में हो, चाहे नृत्य में हो, चाहे मूर्ति में हो, चाहे स्थापत्य में हो, वहाँ जब वो चीज़ होता है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो है विलक्षण होते हैं। और कवि उसमें जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जो हृदय से उसके पहली विलक्षणता जो है प्रारंभ से ही उसके अंदर जो है उत्पन्न होती है। इसी भाव से मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए इसी आग्रह के साथ कि यह जो है बनता रहे और आप लोग जो है कविता के साथ, कला के साथ, संगीत के साथ इस बौद्धिक परिसर में अपना योगदान हमारे शिल्पन्यास के किसी न किसी माध्यम से जो पहुंचा रहे हैं, या श्री प्रकाश जी डॉक्टर साहब हमको यह दे रहे हैं, तो यह सब चीज़ें जो है मेरे लिए एक बहुत ही सहज रूप से, आज हमारे पास में कुछ व्यस्तता के कारण मैं बोलूं या कुछ और भी कारणों से एक माइक नहीं है, लेकिन फिर भी एक सहज और सरल मन से हम इसे कहीं इसकी कमी नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि ये उद्गार जो है ना, चिड़िया जो है माइक लगा के नहीं गाती है, या ये जो पत्ते हिल रहे हैं उसकी जो ध्वनि आप सुनोगे तो उसमें किसी प्रकार का कोई यंत्र नहीं लगा होता है। तो हम कवि या हम कलाकार ऐसी सूक्ष्म ध्वनियों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और वह हमारे जीवन में असली मूल्य जो है उन्हीं का होता है। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही हृदय से आभार।
धन्यवाद सर। अभी हम लोग सुन रहे थे प्रोफेसर मदन लाल गुप्त सर को, जो कि इस 3 दिवसीय कला महोत्सव के संयोजक भी हैं, सूत्रधार भी हैं, कर्ता धर्ता भी हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो जिनके सूत्र में रख करके, जिनके केंद्र में रखकर ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, शंखो चौधरी, उनके वो सीधे शिष्य हैं। तो सर आपके प्रति बहुत आभार। हमारे बीच हमारी छोटी बहन हर्षिता है। मैं आपको भी मंच पे आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। और शिवम भी हमारे बीच आ चुके हैं। तो अब हम लोग सीधे आज का जो कार्यक्रम है कविता पाठ का, हम लोग सीधे वहाँ से जुड़ते हैं। और मुझे सर की वो पंक्ति बार बार याद आती है, श्री प्रकाश सर की, कि उन्होंने कहा है कि जब वो अपने बच्चों को इस तरह से सजाते हैं, उन्हें बेहतर करने का निरंतर प्रयास करते हैं, तो मुझे बार बार वो पंक्ति मुझे याद आती है कि पेड़ बड़े हो रहे हैं, पेड़ बड़े हो रहे हैं और हम छोटे, हमारा छोटा होना नहीं है कोई विफलता, हमारी सफलता का रहस्य तो पेड़ के बड़े होने में है, जब हम नहीं होंगे तब ये पेड़ ही होंगे जो अपनी ऊंचाई में हमारी गहराई का पता देंगे। तो इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले हर्षिता को आमंत्रित करता हूं कि हर्षिता आप आइए और अपनी कविता का पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे मौका दिया। आप सब लोगों के समक्ष मैं काव्य पाठ करने जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये काव्य पाठ करने से पहले मैं एक अपनी हिंदी शायरी बोलना चाहती हूँ। एक राह पे निकलते ही कई राहें दिख गईं, कई राहों में एक राह अपनी मिल गई। लीक छोड़ते नहीं जो उनको हम खटक गए, वे लोग सोचते रहे कि हम रास्ता भटक गए। और इस चरण में मैं अपनी कविता बोलने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है वे लोग जो मुझसे मिलते हैं रह जाते हैं मुझ में, शायद मैं नहीं रह जाती होंगी उनमें। मैं उन्हें महसूस कर जाती हूँ चल रही परिवर्तन के रफ्तार में। उनका भी रहना महसूस होता है जब वो रहते हैं परिवर्तन के रफ्तार में। उनकी भाषा लहजे को परखती हूँ, देखो जगत में कितनी उन्नत पे हूँ मैं। फिर नए मानों से मिली, लोग जो मुझसे मिलते हैं वो रह जाते हैं मुझ में, शायद वे अकेलेपन को अपना समझते हैं, मुझे अपना समझता है यह खालीपन। इसलिए जो मिलते हैं रह जाते हैं मुझ में, मैं नहीं रह जाती होंगी उनमें। दूसरी कविता है संवेदनशील लोग। हम संवेदनशील लोग बचा के रख लिए हैं बहुत सारी संवेदनाएं, अपनी संस्कृति, रीतियां और भी बहुत कुछ, जिसके बचे रहने से मानवतावादी संसार में असल मानव जीवित रह पाएगा। हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते जिसके अभाव में धार को ना पकड़ सके नवजात शिशु वयस्क होने तक सभ्यता के नदी में डूबकर भी। हम संवेदनशील लोग बचा के रख लिए हैं अपने देश की सुबह, शहर की शाम, खेतों में घास के ऊपर चमक रही ओस, काश का फूल, परिजात की महक, महुआ, बेर, करौंदा, बया पक्षी का घरौंदा, सर्द हवाएं, गर्म हवाएं भी। हम संवेदनशील लोग कुछ भी नहीं भूलते जो अपना है, जो अपना था, जैसे अमराई, अतीत, अंचल। धन्यवाद। एक और पढ़ दो, 3 कविताएं पढ़े आप, नए बच्चे हैं, 3-4। सर अभी मेरे पास दो कविता अभी हर्षिता 2 कविता का पाठ की। एक तो वे लोग जो मुझसे मिलते हैं रह जाते हैं मुझ में। ये अक्सर होता है कि कई बार जो लोग मिलते हैं उसकी कुछ न कुछ परछाई, कुछ न कुछ छाया, कुछ न कुछ चीज़ें रह जाती है। कई लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर के कुछ सृजनात्मक हो जाते हैं, कई लोग उसी चीज़ों को लेकर थोड़ा रूढ़िवादी हो जाते हैं। तो ये अच्छा है कि ये सृजनात्मक हो रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के कुछ लिख रहे हैं जो इन्हें
स्पंदित कर रहा है, उस स्पंदन को ये लिख पा रही हैं। अब मैं सीधे अपने प्रिय अनुज शिवम सरोज को बुलाता हूँ मंच पे, और आप आएँ और कम से कम 3 कविताएं, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं। हाँ, MA द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं। और हाँ, शिवम अभी नए दौर में अच्छा लिख रहे हैं, और इनकी कविताएं, दरअसल नए कवियों में कुछ संकोची स्वभाव भी होता है। ये युवाओं के साथ अच्छा रहता है, वो जहाँ जाते हैं अपने जत्थे को साथ में लेके चलते हैं कि शिवम ने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा, और फिर आगे कैसे पढ़ना है। तो शिवम आप आए, बहुत स्वागत है आपका। अभिवादन स्वीकार करिए शिवम सरोज का, और आपने ये अवसर दिया जिसके लिए आपका आभारी हूँ। बिना किसी भूमिका के और बिना किसी शीर्षक के कविताएं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी आंखों के कोर से उतरते हुए आंसू, तुम्हारी आंखों के कोर से उतरते हुए आंसू ऐसे दिखते हैं जैसे सरसों के पत्तों से उसकी बूंदें उतर रही हो। ऐसे दिखते हैं जैसे सरसों के पत्तों से उसकी बूंदें उतर रही हो, या कि ठंडे पानी की गिलास से उतर रही हो वाष्प की बूंदें। तुम भीगी पलकों से कितना कुछ कह जाती हो। भीगी पलकें हमेशा दुख की अभिव्यक्ति नहीं होती, हो सकता है उसे किसी का स्नेह भी बह रहा हो चुपचाप। हो सकता है उसे किसी का स्नेह भी बह रहा हो चुपचाप। दूसरी कविता। शहर बड़ी तेजी से निगलता जा रहा है मेरा गांव। शहर बड़ी तेजी से निगलता जा रहा है मेरा गांव। मेरा गांव शहरीकरण के कुत्तों से घिरी कुतिया की तरह सिमटता जा रहा है दुम दबाए। पेड़ों की जगह उगाए हैं बिजली के खंभे। सड़कों और दुकानों ने छेक लिए हैं सारे खेत। गाड़ियों की चीख में खो गई है पंछी की चहचहाहट। गांव बढ़ चुका है टोले में, टोले बढ़ चुके हैं परिवारों में, परिवार बट रहा है व्यक्तियों में, और व्यक्ति सिमटता जा रहा है कमरों में। एक और कविता जैसा कि अनुशासन दिया गया है। विकास घिर चुका है प्रश्न चिन्हों से, परियोजनाएं खड़ी हैं कटघरे में। हत्या हुई है विकास के नाम पर, विकास के नाम पर रौंदे गए हैं हमारे फसल। उखाड़ दी गई है हमारी बस्तियां, और हम उजाड़ दिए गए हैं अपनी ही जमीन से। नदी नाले का पर्याय हो चुकी है, और लगभग तय कर दी गई है पहाड़ की परिभाषा। पछाड़ खाकर गिरते पेड़ों की धमक और पहाड़ पर होते विस्फोट से रह रह कर सिहर उठती है धरती। विकास के इस दौर में बांझ होती धरती और मरती हुई नदियां कह रही है सभ्यताओं के विकास की कथा। धन्यवाद। नए साथी जब इतना मुखर होकर लिखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि नए लोग जो थोड़ा सा सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, उसमें जब कोई तटस्थ होकर के बिल्कुल मुखरता से एक ओजस्वी स्वर में कुछ अपनी बातें रखता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ आपने अपनी एक लीक चुन ली है, हाँ, और उसी लीक पे आगे बढ़ना है। तो तीनों कविताएं बेहतरीन कविताएं शिवम सरोज की। अब मैं चलता हूँ आगे, और यहाँ से हम लोग उनको सुनेंगे जिन्होंने कहीं न कहीं अपने आप को कविता की दुनिया में स्थापित किया है, लोगों को अपनी कविताओं के माध्यम से लोहा मनवाया है, और हिंदी में उनका एक सुनहरा भविष्य देखा जा रहा है। कई आलोचक
उनके प्रति बहुत आशान्वित हैं कि ये आगे चल करके अच्छा करेंगे। मैं सीधे सीधे बुलाना चाहता हूँ अपने छोटे भाई आकाश को एक छोटी सी पंक्ति के साथ कि कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कुंवर नारायण जी की पंक्ति है, तो स्वागत है आकाश। धन्यवाद। ये मेरा मैं मंच पे आना इतना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन सर का स्नेह है कि वो हर बार मुझे कहीं ना कहीं ले आते हैं मंच पर। मैं जैसा आदेश है 3 कविताएं पढ़ूंगा। पहली कविता है माँ का आंचल। हालांकि ये आप चाहें भीतर के बैठे साहस को मैं संवेदनशील बना के भेजना चाहता हूँ। जी सर। ये कविता मेरे लिए किसी के जीवन का दस्तावेज है, आप चाहें तो कविता कह सकते हैं। जब भी मैं देखता हूँ अपने भद्दे चेहरे पर नाक के ठीक नीचे उस उजले घनीभूत ममत्व के रुद्राक्ष नुमा चिन्ह को, मुझे याद आती है माँ। उसका 2 रंगी जीवन, भूरा और लाल, उसके खेत से हाथ और वह संदूखी आंचल जिन्हें देख नाचने लगता था मेरा किसानी मन। माँ का आंचल घर था हमारा, उसकी छत में थे कुछ छेद जिससे आकाश देखना पसंद था माँ को। ठीक बीच दीवार में माँ ने बनाई थी एक खिड़की अपने परिश्रम से, और थी उस घर में दम घोटू सीलन की अजीब गंध, रोटी, सीमेंट, भूसे, गोबर और कई पुरुषों की मिलीजुली। आंचल में खेलते खेलते जब उलझ जाती मेरी अंगुलियां सफ़ेद साड़ी के बहुरंगी धागों में, तो कहती थी माँ ये जिंदगी है, और मैं बैठा सुलझाता रहता था धागे। मुझे पता है मेरी माँ ने मुझे गढ़ा है, दी है तालीम मुझे तंतुजा की किताब से कि संघर्ष ही धर्म है। सरकते वक्त संग समाज ने मेरे कान में माँ को तर्पित कर चुभाए अनेक कांटे, जिससे फट गए मेरे पर्दे और रह गई केवल एक गूंज। मेरी माँ गृहिणी, विधवा, वैश्या नहीं, क्रांति थी। उनका आंचल क्रांति की पताका और मैं क्रांति की इति। दूसरी कविता है, इसका शीर्षक नहीं है, मैं सुना रहा हूँ। वर्षों पहले एक सिक्का गिरा, खनक हुई और लगातार बढ़ती गई, जिससे सहम गई झोपड़ियाँ, और बुद्ध की रक्तातुर तंत्रिकाओं बीच घुट गया हृदय का गला। कराहता हुआ मैं सरकाता रहा जिंदगी। क्या करता, इतिहास मेरे पीठ पर लदा हुआ था कि उसी समय मंदिर में मेरे ठीक पीछे लगी मूर्ति चीख उठी, पश्य मम काव्यम न ममारना जीर्यति। मेरे रोए बीच चींटियां कुनमुना उठी, हृदय ने मानो संघर्ष किया। मेरी आत्मा हृदय को शंकु बना धंसती चली गई अतल तक, और मेरी आंखें जा मिली उस खोए मूर्तिकार से, जो मानो तलाश रहा हो अरसों से मुझे अपना इतिहास कहने को। मुझे याद है इसके बाद मेरी चेतना कुछ खड़ी पाइयों बीच झोंकते हुए मिली थी मुझे, और ई की मात्रा को ओ की बना चढ़ा दी जाने वाली थी मेरे। तीसरी कविता है जिसका शीर्षक है समय का गद्य। थोड़ी सी लंबी कविता है, तो और हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हों, तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। एक पूरी स्वर्गीय नींद के बाद जब जगा मैं, तो जागते ही मैंने किताब खोल ली, या किताब खुलने पर ही जगा था मैं। पढ़ने का व्यापार धीरे धीरे गति पा रहा था। इस गतिशीलता में मैंने पाया कोई जादू हुआ है। किताब मुझे पढ़ रही थी, उसकी काली काली पुतलियां मेरे मन के कोरे पन्नों में झांक रही थीं। वह मुझे पढ़ रही थी। जब तक वह मेरे आगे खुली रहती, या जब तक वह मुझसे छीन न ली जाती। उसके चेहरे पर भिन्न रंग और रूप के कोलाज उभर आते थे। गंध का पता नहीं, क्योंकि दूरी बहुत थी हमारे बीच। कुछ जाने पुराने, कुछ अनजाने घृणित, और कुछ विभत्स घृणित। इस तिलस्म के टूटते टूटते रात सिर पर आ गई थी, लेकिन उसके हाथ की थपकी मुझे सोने नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती है सोना मरना है। सुबह
आज फिर उसने मुझे पढ़ा। कुछ डांट के बाद बिल्कुल सीधी रेखा थी, उसके मुख पर अक्षर नहीं शांति झूल रही थी। उसने मेरी जिंदगी को चूम कर हरा कर दिया था। चूमने की प्रक्रिया ने हमें नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक ला खड़ा कर दिया था। वह महक रही थी, बिल्कुल मेरे आंगन, खेत, गांव की तरह। मुझे याद आता है हमने उस दिन पहली दफ़ा प्यार किया था और आज तक खुमारी उतरी नहीं है, क्योंकि वह आज भी मेरे साथ है। हमारे बीच की दूरी, जो कि अंधकार वर्ष के मात्रक में थी, पिचक गई है। आज मैं तुमको सुन पा रहा हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में उस दिन में उसने जो कुछ कहा, बीच के कई अवरोधों को चीरती हुई उसकी ध्वनि मुझ तक पहुँची। जितनी उसकी ध्वनि मुझ तक पहुँची, उसने हमारी दूरियों को पाटने का सामर्थ्य था। वह बिना थके किंतु कुछ कुछ उदास सी कह जा रही थी, मुझसे संवाद करो, मेरी आंखों में उतरो और डूब जाओ। मुझे तुम्हारे सामने संगीत की रिदम में गद्य सा विस्तार चाहिए। सुनो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। धन्यवाद। सुनो, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। बेहतरीन पंक्ति। और ऐसा कहा जाता है कि जिन सुंदरताओं को ईश्वर रचने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे कवियों के भरोसे छोड़ देते हैं। तो कुछ सुंदरताएं, कुछ उदात्त विचार जो इस दुनिया में आता है, तो वो कवि, साहित्यकारों या कला प्रेमियों के माध्यम से आता है। बहुत ही सुंदर कविता आकाश ने, तीनों कविताएं बेहतरीन पढ़ी। अब मैं आगे बढ़ता हूं और रविशंकर उपाध्याय कविता पुरस्कार से सम्मानित हमारी कुनबे की छोटी बहन अपूर्वा श्रीवास्तव को बुलाता हूं, उन्हीं की कुछ पंक्तियों के साथ कि घर से जाते हुए जुटाती हूँ ज़रूरत की कुछ वस्तुएं, अपने छोटे से गांव की बाजार से। महानगरों में मिलती है बेशक हमारे सोच से अधिक नायाब चीज़ें, किंतु वहाँ नहीं मिलता अपनापन। महानगरों में मिलती है बेशक कुछ नायाब चीज़ें, लेकिन वहाँ अपनापन नहीं मिलता। अपूर्वा, स्वागत है। यहाँ पर बैठे मेरे सभी बड़ों और छोटों को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है। एक ऐसा दिन है जिसका इंतज़ार हम लोग कई सालों से कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आज मैं अपने घर पर नहीं हूँ। आज मेरे मम्मी पापा की 25th एनिवर्सरी है, लेकिन मैं घर पर नहीं हूँ, और मैं घर पर नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ हूँ, इस आयोजन में हूँ। तो ये जो कविता है ये उनके लिए है, और चूंकि बनारस मेरा नानी का घर है, तो ये कविता का शीर्षक है ननिहाल। कविता है, अक्सर सुनती हूँ लड़कियों का घर नहीं होता, अक्सर सुनती हूँ लड़कियों का घर नहीं होता, वे रंगीन फूलों की नन्ही पौध हैं, कहीं से उजाड़ कर बो दी जाती हैं कहीं और, उनका एकमात्र धर्म है उगना। मेरे 2 घर हैं, मेरे 2 घर हैं, माँ और पिता की साझी आंगन में उगी हूँ मैं, एक घने मजबूत वृक्ष की तरह जिसके पत्ते दोनों घरों की छत पर बिछे रहते हैं और जड़ें चूमती हैं नींवों को। कोई मुझे उजाड़ नहीं सकता, कहीं भी उगने को मैं नहीं होऊंगी राजी। मेरा एकमात्र धर्म है, मैं ही चुनूंगी अपनी मिट्टी, अपना आसमान। मेरी उपस्थिति दर्ज की जाए भुर्ज पत्र पर, ताकि याद रहे जब पृथ्वी के ठंडे पड़ जाने की आशंका थी, तब भी किसी आंगन में गिर रहा था धूप, तब भी किसी आंगन में गिर रहा था धूप। शुक्रिया। दूसरी कविता है, इसका शीर्षक है मटेरियलिस्ट। देखते हुए नेटफ्लिक्स पर एक
मूवी है उसको देखते हुए। प्रेम कविता है। कोई गढ़ेगा सुंदरता के नए बिल्कुल नए प्रतिमान, कोई जीत जाएगा पूरी दुनिया अपनी ताकत से। ऐसे कई होंगे जिनकी जेबें भरी होंगी कईयों की रोटियों से। भूख आजीवन नहीं ढूंढ पाएगी जिनके घर का रास्ता। हर तरह के ऐशो आराम के बीच बिताई जा सकती है जिंदगी इस मटेरियल वर्ल्ड में। फिर क्यों नहीं भूल पाती मैं तुम्हारी पत्थरनुमा आंखों से बहता पानी, रूखे होठों की मुलायमियत और स्पर्श जिसने शरीर को नहीं छुआ है आत्मा को। यदि आत्मा जैसी कोई चीज ना भी होती हो, कुछ तो है जो जिलाए रखती है शायद स्पर्श और वही दो आंख। मैटेरियलिस्टिक दुनिया में प्रेम ही विद्रोह है, वही बचाता है साबूत, बिकने नहीं देता, टूटने और तोड़ने नहीं देता। प्रेम फूल है और उसमें भरा रंग भी, खरपतवार है प्रेम, है जंगली घास इसलिए उग आता है किसी हमवार जमी का सीना फाड़कर अपने हरेपन में रचता हुआ जीवन। शुक्रिया। तीसरी कविता है इंद्रनील शीर्षक है इसका। उसके सिराहने एक नाव है तकिए से बंधी हुई, वह नींद में तीरता और सपनों में गोते मारता। सपनीली नींद का जादूगर वह इंद्रनील। उसकी हथेलियों से झर रहे हैं बालू और आंखों पर घात लगाए खड़े हैं हंस। उसकी हथेलियों से झर रहे हैं बालू और आंखों पर घात लगाए खड़े हैं हंस। वह जिसके सपनों में कोई मछलियां नहीं है, कछुए और डरावने मगरमच्छ भी नहीं, केवल पानी सी स्निग्धता है और रेत पर छिटके धूप सा गुनगुनापन। किसी मौन में पसर रही है जहां पानी की उदासी। तट पर चार आंखें साथ सुबक रही हैं, तट पर चार आंखें साथ सुबक रही हैं। विदा के क्षण विदा का कोई अर्थ नहीं होता, विदा के बाद याद आता है तट पर बंधे दो नावों का उचक उचक कर गले मिलना। तट पर बंधे दो नावों का उचक उचक कर गले मिलना। बहुत शुक्रिया। लाइव में आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। हाँ। अभी हम लोग सुन रहे थे अपूर्वा श्रीवास्तव को, और इनको सुनते हुए मुझे शैलजा पाठक की वो पंक्तियाँ याद आती है कि वो कहती हैं कि याद रखना वह कहेंगे कम बोलो, कम खाओ, कम सजो, कम घूमो, कम हंसो, कम खिलखिलाओ, कम बनाओ दोस्त, कम करो सपने, कम हो, कम रहो मेरी दोस्त, तुम उन्हें कम सुनना। मेरी दोस्त तुम उन्हें कम सुनना। तो अब हम लोग अपूर्वा को सुनने के बाद आगे चलते हैं, और हमारे बीच कुशाग्र और द्वैत बैठे हुए हैं। अभी हाल ही में 2026 का जो रविशंकर उपाध्याय स्मृति सम्मान कविता पुरस्कार जो दिया गया है वो कुशाग्र अद्वैत जी को दिया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शोधरत हैं अभी, और बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं। इनकी कविताओं पे कई आलोचकों को मैं सुन चुका हूं। व्यक्तिगत रूप से बहुत नहीं पढ़ना हुआ है, लेकिन उसी दिन 12 जनवरी को हम लोग जब सुन रहे थे तो कई आलोचकों के माध्यम से इनके कविता के बारे में जाना। बहुत सारे लोग इनको लेकर के आशान्वित हैं कि आगे चल कर के हिंदी में एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में ये उभरेंगे। तो मैं सीधे कुशाग्र को बुलाता हूँ इस पंक्ति के साथ। हालांकि इस मिजाज की कविता वो नहीं लिखते, लेकिन फिर भी उनके लिए पंक्ति की। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना, मैं निपट अकेला, कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। ये कितनी सुंदर जगह है ना। आज मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत सुंदर सुंदर सा लग रहा है। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ पहले।
कविता का नाम है दो तारा। मैंने तुम्हारे एक ही हाथ को चूमा, छेड़ा दो तारे का एक ही तार। बहुत मुमकिन है दूसरे को बुरा लगा, वह चुप नहीं बैठा, ना प्रतिकार में बावरा ही हुआ। उसने जरा सी हलचल दिखाई, जरा सी ही लचक, या कहो जरा सी ही कामना। उसने अधिकार से मांगा अपने हिस्से का प्यार, और उसे चूमा गया बार बार। कविताएं की सारी कविताएं। टूटती चप्पल, खोती आवाज, बेसबब उदासी, ताज़ा लगी चोट, सीलन के लिए जिम्मेदार बारिश, चींटियों की कतारें, टपकती छतें, कैसे तो देखती हैं मुझे। धूप जो कि आम के लिए ज़रूरी है, मुझसे नाराज़ हो सकती है कि सारी कविताएं तुम्हारे लिए लिखता हूँ। भिंडियाँ जो इधर मुलायम हैं, आलू जिन्हें समोसे के लिए बिठाया गया है, दूध जो कि मेरी बेध्यानी से फट चुका है, जो नए पत्ते आए हैं वो नए फूलों से हाथ मिला, बाहरों को हमारे लिए मुश्किल, बहुत मुश्किल बना सकते हैं। तीखी आंखों वाली बिल्ली जिस पर किसी ने कविता नहीं लिखी, ने मुझसे बहुत आस लगा रखी है। छतरी जिसने मुस्तकिल साथ दिया, मेरी बेनियाजी से आजिज़ा छेद उगाने में लगी है। पुरखे कवि अपनी अंधेरी खो से निकल एक ही विषय पर अटके रह जाने के लिए मुझे धिक्कार सकते हैं, अपने कुल से निकाल सकते हैं। आग, सिगरेट, मशालें और तमाम चीज़ें जो जलती रहीं इस बुझे हुए वक्त में, नदियाँ और झरने जिनने प्यास बुझाई और प्यासा रखा, कपास जिसने ढकना चाहा जब हर तरफ से उधेड़ा जाता था, झींगुर, कतराता चांद, बुरांश के फूल, चीड़ के दरख्त, एकाकी पर्वत, कसाई की समत देख नमाज पढ़ते बकरे, रिश्ता खून, गोधुलियाँ, अट्टालिका, आत्महत्या को उकसाती, आदि इत्यादि अनादि का क्या किया जाए दोस्त, क्या किया जाए। तुम्हारे ख्यालों में खत्म होते सबको कैसे राजी रखा जाए कि मैं इनमें से किसी को उदास नहीं देखना चाहता, और रोजाना लिख सकता हूँ तुम्हारे नाम एक कविता। एक कविता है जिसका नाम है गायत्री। तुमसे कभी मिला नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, कहने को कह सकते हैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं जानता, जानता हूँ इस नगर में नई आई हो, इधर एक काम चलाऊ कमरा ढूंढने में व्यस्त रही, और रोजगार की दुश्चिंताएं कुतरती रहीं तुमको। रात के इस पहर तुम्हारे नाम कविता लिखने बैठ जाऊं, ऐसी हिमाकत करने जितना तो शायद नहीं जानता। मेरा एक दोस्त तुम्हारा नाम गुनता रहता है, जैसे कोई मंत्र गुनता हो। आज हम दोनों काफ़ी देर तुम्हारे बारे में बतियाते रहे, बेसिर पैर के अंदाजे लगाते रहे। मसलन इस महानगर में परंपरा के खित्ते से बाहर दूब बराबर जगह खोजती लड़की का जाने किसने रखा होगा पारंपरिक सी शक्ल वाला यह नाम, कहाँ से आया होगा यह नाम। वैदिक छंद से या उस वैदिक मंत्र से जैसे तुतलाते हुए याद किया और अब भी जपता हूँ कभी कभी, या उन वैदिक देवी से, क्या पता तुम्हारे पुरखों के वेदों को छू लेने की वंचित इच्छा से आया हो, या फिर उस रानी से जिसके मिसेस गांधी से अदावत के किस्से अखबारों में नमक मिर्च के साथ शाया होते रहे, या फिर तुम्हारे पिता की इसी नाम राशि की कोई प्रेयसी रही हो, उसकी याद में। तुम्हें नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। संभव है इस नामकरण के उपक्रम में इतने विचार ना शामिल रहे हों। किसी पंडित ने गा अक्षर सुझाया हो, फिर किसी स्वजन की गोद में रखकर कोई नाम देने को कहा हो, और जल्दबाजी में बतौर पुकारू नाम यही रखाया हो, कहते हुए कि नाम का क्या है, नहीं जमा तो दाखिले के वक्त देखेंगे। कुछ भी रहा हो, बोलचाल से गायब तरह को बचाने के लिए तो नहीं करेगा कोई ऐसी कवायद। एक बिल्कुल नई कविता पढ़कर छुट्टी आप लोगों की। कविता का नाम है
कविता का नाम है तुम अपनी कविता पढ़ो। मैं अपनी कविता भूल जाता हूं, तुम अपनी कविता पढ़ो। किस बात की झिझक, क्यों कतराती हो, किससे सकुचाती हो, मुझसे? अरे मेरी कविता की समझ बहुत ही भोथरी, मैं काव्य शास्त्र की कक्षा में ऊँघने लगता था। मुझसे मत डरो, तुम अपनी कविता पढ़ो। तुम्हारे देखे संसार में मेरी कोई रसाई नहीं, मेरी कोई गति नहीं, इसलिए है अपार रुचि। तुम्हारे धारे में, तुम्हारे जंगल में, उस बर्फीले पहाड़ में जो तुम्हारे अंगने से दिखता था साक्षात, और जिसे पार कर तुम पाँव पाँव शाला जाती थी, लौटते बेर इमली खाती थी। देखो उनमें से कुछ भी तो मेरी कविता में नहीं। वो पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, बाग नहीं, बुलबुल नहीं, इतनी तेज की आंधी कि बड़ियां धूल धूल हो जाएं, इतनी बीहड़ लू कि लोग निकलने से कतराएं। इसलिए कहता हूँ तुम अपनी कविता पढ़ो। क्या कहा? पढ़ चुकी? अरे दूसरी पढ़ो भाई, तीसरी पढ़ो, वो वाली पढ़ो जिसमें कमीना मामा आता है। किसी को कोई जल्दी नहीं, जिसे उतावली मची हो उठकर जा सकता है। इन्हें कविता के बारे में कुछ खास नहीं मालूम। यहाँ कोई कालिदास नहीं आसीन, यहाँ कोई मम्मट नहीं है। इनसे क्या डरना, इनसे मत डरो, तुम बस अपनी कविता पढ़ो। शुक्रिया। थैंक यू। कुशाग्र भैया के बाद अब मैं इस कार्यक्रम के संयोजक और मानस पत्रिका के संपादक सह संपादक अपने बड़े भाई आर्यपुत्र दीपक भैया को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपनी कुछ कविताएं और कुछ हम लोगों के ऊपर भी अपने विचार व्यक्त करें। विचार व्यक्त करने वाली जहाँ तक बात आई, उसके लिए हमारे बीच हमारे संरक्षक हैं, तो वो सही टिप्पणी कर पाएंगे। मैं अपनी कविताएं से जुड़ता हूँ। 2 कविता शुरुआत में। एक कविता तो जो पिछले साल लिखा था, जिसका आशीर्वाद मुझे मिला था मदन सर के द्वारा, और ये कविता मदन सर को ही समर्पित है, तो पहले उस कविता को सुनाता हूँ। उसके बाद एक दूसरी कविता जो कि श्री प्रकाश शुक्ल सर को समर्पित है, उसका शीर्षक है रेत में खेत, और पहली कविता है रेत की आकृतियाँ, जो पिछले साल लिखा गया था ये। तो रेत में अक्सर उग आती हैं आकृतियाँ, रेत में अक्सर उग आती हैं आकृतियाँ, शायद इसलिए कि रेत का आधार अब भी जमी है। यह शर्म को संवारती है क्योंकि रेत में बची अब भी नमी है। पाषाण मूर्ति के बरक्स रेत की आकृतियाँ दीर्घायु नहीं होती। वे जानती हैं मूर्ति बन जाने की अकथनीय पीड़ा, जिसे सदियों से सह रहे हैं बुद्ध। रेत की आकृतियाँ लाख वैभव विलास के बावजूद आलीशान मूर्तियाँ बनना नहीं चाहती। वे नहीं चाहती किसी मजलूम के हिस्से का दूध पानी पीना। वह अपनी नमी को आत्मा में समेट मिल जाना चाहती है पुनः रेत में। ये आकृतियाँ देश प्रदेश परिवेश की जीवंत समस्याओं की शिनाख्त कर उग आती है अक्सर पिकनिक स्पॉट पर, सत्ता समाज से सवाल पूछने। तन से जरा मन से अजर ये कलाकृतियाँ पंडित पुरोहित और यजमानों की वैदिक परंपराएं नहीं ढोती। सनातन श्रम की संस्कृति को ओढ़ पुनर्वा बनाती है समाज को। रेत की आकृतियाँ भ्रूण में पल रही बेटियां होती है जो चांद सितारों पर जाना चाहती है। पुरातन मान्यताओं मिथकों को तोड़ना मरोड़ना चाहती है, लेकिन अक्सर उसके अपने ही उसके अस्तित्व को पी जाते हैं। रेत की आकृतियाँ बोलती नहीं, लेकिन सबसे कह जाती है वे सब बातें जो सबके मन में है अनकहा। रेत की आकृतियाँ विस्मित होती मानवीय संवेदना को समेटती है, संजोती है, संवारती है। शहर के जर्जर रिश्तों को थोड़ी नमी दे जाती है ताकि शहर में बची रहे संवेदना। शहर ना बन जाए केवल आकृतियों का। बीच में 2 छोटी कविता
एक तो है रेत में खेत, ये भी पक ही रही है, मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन सुनाते हैं। हजारों पत्थरों से टकराकर रेत रेत नहीं रह जाता, हजारों पत्थरों से टकराकर रेत रेत नहीं रह जाता है, बन जाता है खेत। सुदर्शन पटनायक का खेत, मदनलाल गुप्तसर का खेत, मधुरेंद्र कुमार का खेत और न जाने कितने कितने रेत कलाकारों का खेत। रेत के खेत में कलाकार की कल्पनाएं बोलती है, पत्थरों की आत्माएं बोलती है, नमी की दशाएं बोलती है, रेतीला खलिहान वो सब बोलता है जिसे बोलने में व्यक्ति की जीभ अकड़ जाती है। रेत का खेत महज क्षणिक आकर्षण नहीं, रेत का खेत महज क्षणिक आकर्षण नहीं, दर्शनों का दर्शन होता है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग वहीं से है, जैनों के त्रिरत्न की जड़ें वहीं जमी है, गीता के कर्मवाद का केंद्र भी वहीं है, अस्तित्ववाद की नमी भी उसी रेत में है। जो रेत खेत नहीं बन पाते, जो रेत खेत नहीं बन पाते, ढल नहीं पाते कलाकृतियों में, जो बचा नहीं पाते अपने अंदर की इतनी भी नमी कि कुछ चींटियां बना सके अपनी कॉलोनी, वे रेत बन जाते हैं रेगिस्तान जिनके हिस्से कब्रिस्तान भी नहीं होता। एक सर्जक के स्नेहिल स्पर्श से रेत भी खेत बन जाता है और उसकी उपेक्षा से खेत भी रेत बन जाता है। दरअसल जीवन और कुछ नहीं, एक सर्जक के सानिध्य में रेत से खेत बनने की यात्रा है। दरअसल जीवन और कुछ नहीं, एक सर्जक के सानिध्य में रेत से खेत बनने की यात्रा है। और उसके बाद एक छोटी कविता है कि बेतरतीब नाखून अब काटने लगा हूँ, बहुत छोटी है। बेतरतीब नाखून अब काटने लगा हूँ, खुद में खुद से जो बढ़ गया था उसे छांटने लगा हूँ, करने लगा हूँ संवाद उन सब से जिनसे करने में जी अकड़ जाती थी। प्रेम को प्रेम और प्रसाद को प्रसाद कहने लगा हूँ वो सब जिसे कह नहीं पाता था। देखो ना कितना सुंदर हो गया हूँ मैं तुम में खुद को पाकर, जैसे दिया में सरस बाती के आ जाने से सुंदर हो जाता है दीपक। और एक अंतिम जिस मिजाज की कविताएं लिखता हूँ उसमें है कि बनारस और हम। 80 की सीढ़ी हो या दशाश्वमेध का घाट, वीटी का कॉफ़ी हो या गोदलिया का चाट, लाइब्रेरी की बैठकी हो या संकट मोचन का दर्शन, भाई लाल के चाय की चुस्की हो या नमो घाट का वो प्रथम स्नेहिल आकर्षण, तुम उन सभी सब चित्रों में हो जिसने हमें एक मुकम्मल मनुष्य बनाया है, जिसने हमें गढ़ा है, पढ़ा है, मढ़ा है, जिसने हमें खुदरंग जवान होते देखा है, जिसने हमें जवानी को धुआं धुआं करते देखा है। साक्षी है वो सभी जगहें हमारे स्नेहिल संवाद का, हमारे अनहद नाद का, हमारे बकैती और विवाद का, हमारे समर्पण और तर्पण का, हमारे मिलन और विछड़न का। सच कहूँ तो बनारस तुम्हारे नहीं होने में तुम्हारे होने का एहसास है। ये महज शहर नहीं है, हमारे प्रेम का प्रकाश है। और प्रेम के इस सदी में यह जीवंत दृढ़ विश्वास है। बनारस से शाश्वत प्रेम है, शाश्वत प्रेम से ही सनातन बनारस है, इसलिए बनारस खासम खास है। और अब मैं यहीं पे, इसके बाद मैं आज के मुख्य अतिथि और बनारस के सुप्रसिद्ध चर्चित गज़लकार शिव कुमार पराग सर को मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ कि सर आएँ। सर की कई किताबें प्रकाशित हो चुकी है, अभी 2 किताबें जो है पुस्तक मेला में भी, दिल्ली पुस्तक मेला में भी आई थी। तो अभी हम लोग कल ही सुन रहे थे सर को एक गज़ल संग्रह से वशिष्ठ अनुप सर के गज़ल संग्रह के मुख्य अतिथि के रूप में अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो सर निरंतर सक्रिय हैं, गज़ल कविताओं में अपना निरंतर हस्ताक्षर करते रहे हैं। तो मैं सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आएं। देख सको तो देखो के साथ। हाँ, अपनी रचना देख सको तो देखो। हाँ।
हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, आलोचक, विमर्शकार प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी, बहुत कविता से कला को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर मदन लाल जी, युवा आलोचक, कुशल वक्ता डॉक्टर विंध्याचल यादव जी, और मेरे सभी युवा साथी जिनको सुनते हुए मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि कह नहीं सकता। इन अच्छे रचनाकारों को मैं अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिस तरह से प्रोफेसर शिवप्रकाश शुक्ल जी नई प्रतिभाओं को गढ़ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। इतने अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करने वाले लोग कम होते हैं इस ज़माने में। इस ज़माने में लोग अपनों की चिंता करते हैं, लेकिन शुक्ल जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन रचनाकारों को, इस पौध को आगे बढ़ा रहे हैं, खाद पानी दे रहे हैं, उसको ज़मीन दे रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी भी हार्दिक शुभकामना है। अभी 2-3 साथियों ने रविशंकर उपाध्याय जी का नाम लिया, बहुत याद आती है। खनहन देह और समृद्ध आत्मा का शख्स था रविशंकर उपाध्याय। जब भी मैं BHU में कहीं भी आता था किसी संगोष्ठी में, रविशंकर उपाध्याय गेट पर ही मुझे मिलते थे, मेरा अभिवादन करते थे। बड़ा समृद्ध था वो, आत्मा से बहुत समृद्ध था वो शख्स, उसकी बहुत याद आती है। उनकी स्मृति में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, अपूर्वा और कुशाग्र, और जिन लोगों को भी अभी तक दिया गया है, वो सभी बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, अच्छी प्रतिभाएं हैं, और ये एक अच्छा सिलसिला चला है। मैं शुक्ल जी को साधुवाद देता हूँ और कुछ आपको सुना रहा हूँ। कविता, अच्छा, आप लोगों ने कभी सुना है हमको कविताओं? नहीं सुना है? अच्छा, नहीं सुना है। दीपक सुने हैं? दीपक सुने हैं। तो कविता क्या करती है, उसकी भूमिका क्या है? कई बार कहा गया ना कि कविता से क्या होगा। धूमिल ने भी लिखा, लेकिन वो अभिधार्थ में नहीं लिखा था धूमिल ने कि इससे क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे, तो मैं पढ़ता हूँ कि तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही। तिनका तिनका जुटा के लाती रही, जिंदगी घोंसला बनाती रही। वो पाँव मेरे फिसल गए होते, मेरी कविता मुझे बचाती रही। पाँव मेरे फिसल गए होते, मेरी कविता मुझे बचाती रही। अगर आप सच्चे कवि हैं ना, आपको कविता विचलन से बचाएगी, डेविएशन से बचाएगी, मनुष्य बनाए रखेगी, और मनुष्य नहीं है तो मनुष्य बना देगी अगर उसके संपर्क में रहेंगे आप। तो ये कविता की शक्ति होती है। 2-4 शेर और देखें कि इतना खतरा चलो उठाएं हम, जो परिवेश है वो तो सब, आप तो बहुत अच्छे जानकार लोग हैं, क्या चल रहा है। कवि को देश, समाज, परिवेश को साथ लेके चलना चाहिए, उस पर उसकी निगाह होनी चाहिए, उस पर उसकी टिप्पणियाँ आनी चाहिए कविता में। तो कहा कि इतना खतरा चलो उठाएं हम, अपने भीतर तो सुगबुगाएं हम।
इतना खतरा चलो उठाए हम, अपने भीतर तो सुख बुगाए हम। बर्फ दिल में उतर न जाए कहीं, सोच में आग तो जलाएं हम। इतना खतरा चलो उठाए, न्यूनतम खतरा उठाइए, मत टकराइए एकदम सीधे जाके, लेकिन इतना खतरा चलो उठाए हम, अपने भीतर तो सुख बुगाए हम। बर्फ दिल में उतर न जाए कहीं, सोच में आग तो जलाएं हम। दो चार शेर और देखें कि भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग। कई बार जनता पर अविश्वास करते हैं लोग कि अरे ये तो मरी हुई जनता है, बुझी हुई जनता है, ये क्या करे, इस कुछ होने वाला नहीं। मैं ऐसा नहीं, जनता पर भरोसा रखना होगा। जो भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग, धीरे धीरे सुलग रहे हैं लोग, और इनको सोया हुआ नहीं समझो, आंखों आंखों में जग रहे हैं। भीगे भीगे से लग रहे हैं लोग, धीरे धीरे सुलग रहे हैं लोग, इनको सोया हुआ नहीं समझो, आंखों आंखों में जग रहे हैं लोग। शुक्रिया। और देखें कि एक दूसरे मूड की गजल देखें कि दुश्मनों को सगा लिख दिया, दुश्मनों को सगा लिख दिया, यार हमने ये क्या लिख दिया। मील के पत्थरों के लिए जख्म का रास्ता लिख दिया, मील के पत्थरों के लिए जख्म का रास्ता लिख दिया। धर्म की न्याय की पीठ पर वक्त ने करबला लिख दिया। और शेर देखें कि बात जब कोई चुभने लगी, हमने कहा लिख दिया। बात जब कोई चुभने लगी, हमने कहा लिख दिया। और शेर देखें कि जिंदगी का लिफाफा लिया। सुनो कुशाग्र, सुनो बाद में मिला लेना। हाँ सुन लो। अब ये शुक्ल जी ने हमको बुला दिया, ये तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं शुक्ल जी, जब गाजीपुर में तब से हम लोग दोस्त हैं। स्वप्नी श्रीवास्तव जी, शुक्ल जी, धूमकेत जी, जयप्रकाश धूमकेत, अभिनव कदम के संपादक। अभिनव कदम के बहुत अच्छी पत्रिका है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई उसमें भी शुक्ल जी का योगदान था। मऊ में गोष्ठी हो रही थी, उसमें कैसे हुआ, और आज वो एक प्रतिष्ठित पत्रिका है। तो लिखा कि मील के पत्थरों के लिए जख्म का रास्ता लिख दिया, जिंदगी का लिफाफा लिया, आंधियों का पता लिख दिया। जिंदगी का लिफाफा लिया, आंधियों का पता लिख दिया। बात जब कोई चुभने लगी, हमने कहा लिख दिया। और शेर देखें कि बस करें नहीं। अच्छा आए बस नहीं। देखें कि सुन लीजिए कि फूल पत्ती रंग खुशबू सब चुरा कर ले गया, फूल पत्ती रंग खुशबू सब चुरा कर ले गया। अजब झोंका था, मेरी नींदें उड़ा कर ले गया। शेर देखे कि मुझको अपना कह के उसने मेरा तेवर ले लिया। शेर देखिएगा कि मुझको अपना कह के उसने मेरा तेवर ले लिया, मेरी आंखों से मेरे सपने उठा कर ले गया। ठीक कि मुझको अपना कह के उसने, ये साजिश चलती है, जब कोई किसी को हरा नहीं पाता तो उसको अपना कह के और उसको तब वो काटता है। तो मुझको अपना कह के उसने मेरा तेवर ले लिया, मेरी आंखों से मेरे सपने उठा कर ले गया। और कहने को तो उसने सब कुछ कह दिया मुझसे, मगर असलियत बेहद सफाई से छुपा कर ले गया। छुपा कर ले गया। और मेरी चिंताओं का कोई हल निकलता ही नहीं, मेरी चिंताओं का कोई हल निकलता ही नहीं। कौन मेरे रास्ते मुझसे हटा कर ले गया।
कौन मेरे रास्ते मुझसे हटा कर ले गया। और देखें कि कौन से जनतंत्र के प्रतिमान हम गढ़ने लगे। भारत तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो कहा कि कौन से जनतंत्र के प्रतिमान हम गढ़ने लगे, लाव लश्कर से घिरे रहने के दिन बढ़ने लगे। लाव लश्कर से घिरे रहने के दिन बढ़ने लगे और लग गई है होड़ अब नामी कलावंतों के बीच। लग गई है होड़ अब नामी कलावंतों के बीच, कौन अव्वल हो कसीदे सब के सब पढ़ने लगे। कौन लग गई है होड़ अब नामी कलावंतों के बीच, कौन अव्वल हो कसीदे सब के सब पढ़ने लगे। कौन से जनतंत्र के प्रतिमान हम गढ़ने लगे, लाव लश्कर से घिरे रहने के दिन बढ़ने लगे। एक और चूँकि आप सब रिसर्च से भी जुड़े रहेंगे और हिंदी गज़ल की बड़ी चर्चा हो रही। 3 दिनों का एक आयोजन भी आप लोगों के यहाँ हुआ था, तो उसमें मैं आ नहीं पाया कुछ कारणों से। आप देखिए कि कैसे जो है वो उसकी क्या डेवलपमेंट हो रहा है। कि मौसम से उम्मीदें करते गए वसंत नहीं आया। मौसम से उम्मीदें करते गए वसंत नहीं आया, एक एक कर सपने मरते गए वसंत नहीं आया। जो गरीब आदमी है उसकी झोपड़ी में और कैसे वो इंतजार ही कर रहा है, वो तो देख रहा है कि मौसम से उम्मीदें करते गए वसंत नहीं आया, एक एक कर सपने मरते गए वसंत नहीं आया। गांच हो गई ठूठ जड़े बेचैन टहनियां मौन हुई। टेक्सचर देखिए, बुनावट जिसको कहते हैं, शोध करेंगे तब। गांच हो गई ठूठ जड़े बेचैन टहनियां मौन हुई, धीरे धीरे पत्ते झड़ते गए वसंत नहीं आया। और एक शेर दे रहा हूं जो आप देखेंगे कि कैसे जो गरीब आदमी है उसके जीवन में धीरे धीरे वो उसके बाद जो भी है वो बिकता जाता है, धीरे 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 मजबूरियां उसकी। काड़ा छाड़ा हंसुली पेटी बाली टीका नकबेसर। काड़ा छाड़ा, ये कहीं हिंदी गजल में सुना नहीं होगा आपने शायद। काड़ा छाड़ा हंसुली पेटी बाली टीका नकबेसर, मजबूरी के नाम उतरते गए वसंत नहीं आया। मौसम से उम्मीदें करते गए वसंत नहीं आया, एक एक कर सपने मरते गए वसंत नहीं आया। काड़ा छाड़ा हंसुली पेटी बाली टीका नकबेसर, मजबूरी के नाम उतरते गए वसंत नहीं आया। और गांव का एक चित्र देखें कि जो लोग पीपल के नीचे जो लोग रहे होंगे, चितकबरी छाया उसकी होती है, वो एकदम न सघन होती है न विरल होती। तो पीपल की चितकबरी छाया में जैसे ही आंख लगी, पीपल की चितकबरी छाया में जैसे ही आंख लगी, जीवन के 100 चित्र उभरते गए वसंत नहीं आया। जीवन के 100 चित्र उभरते गए वसंत नहीं आया। अब इसको रहने देते हैं, अब गज़ल लंबी है। एक दूसरी गज़ल आपको सुनाता हूँ कि जब हकीकत से तुम्हारा सामना हो जाएगा, जब हकीकत से तुम्हारा सामना हो जाएगा, जिंदगी क्या मोड़ लेगी फैसला हो जाएगा। जिंदगी क्या मोड़ लेगी फैसला हो जाएगा। राह तेरे सामने, जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, युवा हैं, उनके लिए शेर है कि राह तेरे सामने कोई नहीं तो क्या हुआ, राह तेरे सामने कोई नहीं तो क्या हुआ, चल पड़ेंगे पाँव तो खुद रास्ता हो जाएगा। चल पड़ेंगे पाँव तो खुद रास्ता हो जाएगा। तुम बड़े भोले हो, थोड़ी दुनियादारी सीख लो। तुम बड़े भोले हो, थोड़ी दुनियादारी सीख लो।
वरना तेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा, वरना तेरे साथ कोई हादसा हो जाएगा। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, देखिए बहुत यथार्थ है कि जिनसे हो नजदीकियां उनसे किसी दिन सच कहो, जिनसे हो नजदीकियां उनसे किसी दिन सच कहो, एक पल में कोस भर का फासला हो जाएगा। जिनसे हो नजदीकियां उनसे किसी दिन सच कहो, एक पल में कोस भर का फासला हो जाएगा। और शेर देखते हैं कि जैसे मदन लाल जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनके लिए, उनके तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, सबके लिए मदद करते हैं और एक सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, तो वो ऐसे लोग जो है कभी वो रहें तो बहुत अच्छा है, उनके बाद भी वो रहेंगे, वो जिनका समाज के लिए योगदान है वो हमेशा रहेंगे। तू चला जाएगा तेरी नेकियां रह जाएंगी, तू चला जाएगा तेरी नेकियां रह जाएंगी, जब कभी चर्चा चलेगी तू नया हो जाएगा। तू, ये शंखू चौधरी जी के लिए भी है कि तू चला जाएगा तेरी नेकियां रह जाएंगी, तू चला जाएगा तेरी नेकियां रह जाएंगी, जब कभी चर्चा चलेगी तू नया हो जाएगा, रिन्यूअल हो जाएगा, नवीनीकरण तू नया हो जाएगा। और आखिर में ये शेर देता हूँ कि जिंदगी की आंच में तपते हुए आगे निकल, जिंदगी की आंच में तपते हुए आगे निकल, याद के काबिल तुम्हारा फलसफा हो जाएगा, याद के काबिल तुम्हारा फलसफा हो जाएगा। और एक जो अभी हमारे कुछ दोस्तों ने, रचनाकार साथियों ने, शायद 2 लोगों ने अपनी माँ का जिक्र किया है, तो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सुना देता हूँ और यह बता के सुनाता हूँ कि प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ल जी ने एक अच्छा काम बंद कर दिया जिससे बड़ा घाटा हो रहा है। परिचय नाम की एक पत्रिका इन्होंने शुरू की थी, इतनी अच्छी पत्रिका थी, पूरे देश स्तर पर उसका एक सम्मान था। उस पत्रिका के परिचय के शायद पहले अंक में मेरी माँ सीरीज की कविताएं छपी थी, मुक्त छंद की, 2000 में। तो अब ये 2 बच्चों ने नाम लिया तो मुझे वो कविता याद आ गई, तो छोटी छोटी देखिए। मेरे लिए हर विपत्ति में ढाढ़स का एक शब्द थी माँ। हाँ, माँ मेरे लिए गुल्लक थी, माँ मेरे लिए गुल्लक थी जिसमें से मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए कुछ न कुछ निकल ही आता था हर बार। माँ एक गुल्लक थी मेरे लिए। उसकी गोद में बड़ी चपलता थी, उसकी गोद में बहुत जगह थी, माँ उसकी गोद में बहुत जगह थी मेरी चपलताओं के लिए, बड़ी स्वायत्तता थी वहाँ मेरी कारस्तानियों के लिए। उसकी गोद ही शायद सबसे मुफीद जगह थी मेरी नाजुक नींद के लिए। उसकी गोद ही शायद सबसे मुफीद जगह थी मेरी नाजुक नींद के लिए। इस मर्त्य लोक में भी, इसको मर्त्य लोक कहते हैं, इस मर्त्य लोक में भी बड़ा अभय था उसके आंचल में। इस मर्त्य लोक में भी बड़ा अभय था उसके आंचल में। मैं ठहरा ऊन का उलझा हुआ गोला। सुनो साथियों, जो नए रचनाकार है वो सुने, शुक्ल जी तो सुने हैं कि मैं ठहरा ऊन का उलझा हुआ गोला, माँ ही थी कि मुझे सुलझाती रही,
वही ठीक ठीक जानती थी मेरी गांठें। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हम लोग सुन रहे थे शिव कुमार पराग सर को। मुझे उम्मीद था कि सर एक गज़ल जो पोस्टर में आया था उसको भी सुनाएंगे, तो वो शायद रह गया। तो मैं उसको पढ़ करके आभार व्यक्त करता हूँ सर का कि नीली पीली रेखाओं के जाल हमारी आंखों में, नीली पीली रेखाओं के जाल हमारी आंखों में, देख सको तो देखो सूखे ताल हमारी आंखों में, नारो वादो सपनों सूखे होठों की टकराहट से आते रहते हैं अक्सर भूचाल हमारी आंखों में। तो सर का ये गज़ल है, बहुत बेहतरीन है पूरा। ये मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा पोस्टर बनाया है। बहुत साधुवाद आपका। आभार सर। अब हम लोग अभी तक हम काव्य रस का रसास्वादन कर रहे थे, लेकिन इस कविता को, इस काव्य की परिधि को जो कसने का काम करता है वो एक आलोचक। कहीं कुछ ढीला रह गया है, कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया है, तो उसको साहित्यिक नज़रिए से, साहित्यिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित करने का काम जो है वो एक आलोचक करते हैं। तो मैं जो है एक आलोचकीय दृष्टिकोण से इस पूरे कार्यक्रम को बांधने के लिए, इस पे एक टिप्पणी करने के लिए अपने अग्रज युवा आलोचक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर विंध्याचल यादव भैया को सादर आमंत्रित करता हूं कि आएं और आप कुछ टिप्पणी। ठीक। धन्यवाद दीपक। आज के इस सत्र का संचालन आप कर रहे हैं और आपने कविताएं भी बहुत ही अच्छी पढ़ी। जी जी। शंखो चौधरी की स्मृति को नमन करते हुए मैं आज इस संस्थान राम छाट पार के सर्वे सर्वा संयोजक कलाकार आदरणीय मदन लाल गुप्त जी के द्वारा आयोजित काव्य संध्या में, आज के इस काव्य संध्या की सत्र की अध्यक्षता कर रहे कवि श्री प्रकाश शुक्ल जी, मुख्य अतिथि शिव कुमार पराग जी और मंच पर काव्य पाठ करने के लिए शिवम सरोज और कुशाग्र, अपूर्वा और हमारे छात्रवत आकाश सिंह, हर्षिता बैठे हुए हैं और दीपक ने भी कविताएं पढ़ी, तथा सभी कविता प्रेमियों जो नीचे इस संध्या को खूबसूरत बना रहे हैं अपनी उपस्थिति से। और हमारे सामने आदरणीय संतोष जी और कलाकार, हमारे बहुत माने बुजुर्ग कलाकार हैं, उनकी उपस्थिति महनीय है। और मैम सुनीता शुक्ल मैम बैठी हैं। मैं आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात, एक दो बातें कहूँगा। मदनलाल सर भी आ गए हैं। मैं पुनः उनकी उपस्थिति और उनके इस सत प्रयास के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये तो रंग में भंग जैसा होता है। कविता पाठ हो, काव्य संध्या हो, अब उसमें टिप्पणी की क्या बात हुई? ये तो रंग में भंग है। अब भंग को अगर माने डिस्टरबेंस से माने तब तो ठीक है, लेकिन अगर भंग को भांग समझे कि भाई थोड़ा नशा और चढ़े भंग डालो और रंग को थोड़ा और रंगीन कर दो, तब तो ठीक है टिप्पणी। तो मैं उसे दूसरे ही वाले अर्थ में लेना चाहूँगा। मैं किसी हस्तक्षेप या माने ध्वस्त करने की माने मना स्थिति में नहीं कोई बात कर सकता, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत
खूबसूरत से अधिक महत्वपूर्ण और जरूरी काव्य संध्या है, जिसे जमीन भले दी है मदन लाल गुप्त ने, लेकिन उसकी पूरी प्राण सर्जना श्री प्रकाश शुक्ल ने की है, हर साल करते रहे हैं। जैसा मदन लाल सर कह भी रहे थे, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं कह रहे थे कि ये आपके ही उपस्थिति से और आपके व्यक्तित्व की केंद्रीयता से ही यह साकार और संभव हो पाता रहा है। और इस पूरी योजना में जो सबसे खूबसूरत पक्ष होता है कि श्री प्रकाश शुक्ल सर एक कवि के रूप में एक कवि को खोजते हैं। माने खग जाने खगही की भाषा कहा ही जाता है। तो लाइक जो जैसा होता वैसे को पसंद करता है। कवि तो कवि को ही ना पसंद करेगा। ये बहुत माने बड़ी बात है कि हिंदी विभाग में आचार्य रहते हुए आप बिल्कुल कक्षाओं में आए हुए नवोन्मेषी बच्चे जो अभी कुछ गढ़ना लिखना बुनना सीख रहे हैं, उनको तलाश कर, उनको तराश कर, तलाश भी और तराश भी, ये दोनों काम जो है सर करते रहे हैं। और उनके बीच से छांट करके हमारे हिंदी जगत को और इस तरह के कला के मंच को, जो विशुद्ध रूप से कला का मंच है, वहाँ भाषा में रची जाने वाली कला यानी कविता को सजाया। तो ये बहुत माने महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं कविता के बारे में सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति कविता लिखे, चाहे नौजवान व्यक्ति कविता लिखे, लेकिन कविता लिखते समय कम से कम जब आप कविता रचते हैं और कविता आपकी निकलनी शुरू होती है, उसके पहले से लेकर निकलने तक और फिर सुनाने तक एक खास तरह का कैशोर्य यानी एक खास तरह की रोमांटिक प्रवृत्ति आपके भीतर पैदा हो जाती है। आप जो भी कविता लिखता है वही इस जो है वेदना को महसूस कर सकता है, इस खूबसूरत कशिश को महसूस कर सकता है। तो इसीलिए कविता सुनाने वाले बदनाम भी बहुत हैं कि बहुत सुनाते हैं। इसीलिए कवियों के बारे में ये खराब बने बात मानी जाती है कि वो सुनाने लगेंगे तो सोचेंगे बहुत सुना डाले। क्योंकि सुनाने का भी अपना एक कैशोर्य है। कैशोर्य मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जैसे किशोर बच्चे या किशोर उम्र का व्यक्ति होता है तो वो कुछ खूबसूरत चीज़ें करता है, मूर्खता की तरह कुछ खूबसूरत चीज़ें कर जाता है, लेकिन वो खूबसूरत होती हैं। प्रसाद ने तो लिखा ही कि जो है समझदारी आते ही यौवन चला जाता है। तो खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा समझदारी की मांग नहीं करती। कैशोर्य जो है उसी तरह की उम्र है। और कविता में जो भावावेग है, कविता रचने की जो स्थिति है, मन स्थिति है, वह उस सौंदर्य को धारण करती है। इसीलिए कविता का जो विस्तृत माने प्रभाव क्षेत्र है, जो विस्तृत उसका आंगन है, उसमें तो मनुष्यता है ही, लेकिन जिस समय आप कविता रच रहे होते हैं या कविता उतर रही होती है उस जो है चेतना के तवे से, या जब वो पढ़ी जा रही होती तो उस समय भी आप बहुत अधिक मनुष्य हो रहे होते हैं अंदर से। जैसे ये ग्रोइंग लोटस पत्थर के फूल हैं। पत्थर और फूल दोनों बिल्कुल कंट्रास्ट है। फूल जितनी अपनी कोमलता के लिए जाना जाता है और पत्थर अपनी सख्ती के लिए। लेकिन आप देखें कि पत्थर में फूल खिला है, कागज़ के फूल तो हम लोग सुनते ही रहे, मूवी बनी है, कागज़ के फूल गीतों में है, लेकिन पत्थर को फूल में ढाल देना यानी कि जो बिल्कुल जड़वत हो सकता है उसको भी कविता और कलाएं जो हैं मनुष्यता में ढाल सकती हैं। एक तरफ पत्थर, दूसरी तरफ तरलता गंगा बह रही हैं। तो तरल और सघन का इससे खूबसूरत मेल नहीं हो सकता। तो ये तो कविता अपने आप में करती ही है। उसमें एक ऊष्मा है जो हमारे बीच भरती है वो मनुष्यता। और जो हमारे बीच कवियों ने कविता पढ़ी, मैं उसमें सिर्फ एक दो वाक्य कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा दे रहा हूँ। आप देखें कि हर्षिता ने कविता पढ़ी और हर्षिता हमारी एमए के छात्रा हैं और दो ही कविता उन्होंने पढ़ी, लेकिन इससे पता चलता है कि ये जो हमारे नौजवान हैं इस समय के, वे कैसे अपने समय की नब्ज पर अंगुलियां रख रहे हैं। और बहुत जाहिर सी बात है कि हर्षिता से लेकर कुशाग्र तक सबकी कविताओं में प्रेम कहीं न कहीं है, माने अलग तरीके से। तो कुशाग्र थोड़ा अधिक तरासे गए कवि लगते हैं, इसलिए उसमें जो बातें आ रही हैं कुशाग्र की कविताओं में, आप कई बार उसे बहुत सीधे नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन वो तत्व है। ये ठीक है, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ कोई कालिदास और मम्मट नहीं है,
कविता सुनाना है, तो ये आत्मविश्वास है कवि का। और कवि क्यों परवाह करे किसी की, कौन क्या बोलेगा और कौन क्या कहेगा। ये असल में यह भी माने मनुष्यता की एक कसौटी है और बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण कसौटी, जो कुशाग्र कह रहे थे। तो जैसे वे लोग कविता हर्षिता पढ़ रही थी, तो उसमें भी प्रेम है। हालांकि वो प्रेम कविता जैसा कहकर नहीं वो पढ़ रही थी कि जो मुझसे मिलता वो मुझ में रह जाता है। यह एक माने बृहत्तर सृष्टि के साथ कवि अपने को जोड़ता है और प्रेम तत्व तो है उसमें। और आप देखें कि शिवम सबसे नई उपस्थिति है, माने बिल्कुल जो नया कवि हमारे बीच सर खोज कर लाए हैं। तो पहले तो हम लोग सुनते थे कि पाकिस्तान में इमरान खान वगैरह खिलाड़ी खोज लाते हैं, गाँव से जाकर वसीम अकरम जैसा खिलाड़ी खोज लाते हैं। श्री प्रकाश शुक्ल इस तरह कवि खोजते हैं। ये अपने आप में बाद में इस पर हम लोग लिखेंगे, बहुत बड़ी बात है। ये कोई मतलब एक रचनाकार, ये जो है संक्रमण है, ये नशा है उनका अपना जो है, जिससे कि नई पीढ़ी। तो शिवम की कविताओं में प्रकृति का बिंब भी है। वो सरसों के पत्ते से जो माने आंसू की तुलना जिस तरह वो कर रहे थे। और आप देखें कि ये बहुत बड़ी बात बनारस में रहने वाले व्यक्ति के लिए तो सबसे ज़्यादा, कि बनारस में गांव जो पहले थे, अभी सीर गोवर्धन गांव ही था। और तमाम माने बनारस के चारों तरफ आप घूम आइए, कैसे शहरों ने गाँव को घोंट लिया है, शहर बढ़ रहा है और गांव खत्म हो रहे हैं। उस संवेदना पर शिवम ने कविता की अपनी नज़र गड़ाई है। यह माने वो बारीक निगाह है जहाँ हमारा युवा जिन चीज़ों पर सोच रहा है। और विकास पर व्यंग जो वो कर रहे थे कि विकास इस तरह हम कर रहे हैं कि पहाड़ की परिभाषा तय कर दी गई। अब ये जो लफ्ज़ आया है, अब आप इधर देखिए, वो अरावली की पहाड़ियों को लेकर जो कोर्ट जो है तय कर रहा है कि भाई इतनी ऊंचाई रहेगी तो पहाड़ माना जाएगा। अब इस तरह रहेंगे तो आप मनुष्य माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे, विद्वान माने जाएंगे, नहीं तो नक्सल हो जाएंगे। तो ये जो कितनी बारीकी से नौजवान रच रहे समसामयिकता को, अब सीधे अरावली आती तो कविता में उस तरह नहीं प्रभाव छोड़ पाती, लेकिन वो देखिए खबर की तरह नहीं आई। तो ये शिवम में बहुत महत्वपूर्ण संभावनाएं, हमें सुनकर बहुत खुश हो रहा था कि भाई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ वाले कवि हमारे बीच आ रहे हैं। अपूर्वा को की कविताएं तो बहुत अच्छी हैं, मैं तो उनको सुनता ही रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जैसे धूप और नाव का प्रयोग अपूर्वा ने अपनी कविता में किया, और उसमें अब धूप को हम लोग तो सामान्यतः स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने पुल्लिंग में प्रयोग किया है। अब नाव को भी उसी तरह, उसमें भी लिंग दोष है उनकी कविता में, शायद वो जगह की वजह से भी हो सकता है या उनका कुछ नया प्रयोग हो। और अब जैसे अब माने बड़े कवि हैं, शिव कुमार प्रयाग जी तो बड़े कवि हैं, हम लोगों के तो भाई अग्रज बहुत हैं। और लेकिन अब देखिए वो गुल्लक माँ वाला जो बिंब है, अब गुल्लक से तो कोई चीज़ अगर निकालेंगे आप तो गुल्लक को तोड़ना पड़ेगा। अगर गुल्लक से अब सारी चीज़ें बच्चे को मिल जाती हैं माँ से, वो बात सही है, पर अगर माँ को गुल्लक का रूपक आप बना देंगे तो माँ को तो टूटना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कविता मैंने वो डगमगा गया रूपक है ना। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सधे हुए कवि से भी ऐसी चूक हो जाती है, और पता नहीं ये मुझे कहना चाहिए था कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। और कई चीज़ें हो जाती हैं इस तरह। बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत काव्य संध्या रही है, और इसकी यही उपलब्धि है कि हम हर बार हर साल एक नए नवांकुर से और बिल्कुल नई नई ताज़ी जो हिंदी कविता की पौध है उससे परिचित होते हैं। और उससे यह मंच हिंदी जगत को, चाहे भले यहाँ माने स्वरयंत्र ना आ पाए हों, लेकिन जिस तरह यह पूरे दुनिया में प्रसारित हो रहा है, यह बहुत बड़ी बात है कि इस मंच से जो आवाज़ उठ रही है वो हिंदी जगत तक पहुंच रही है। और यह निश्चित रूप से इसमें मदन लाल जी का और इससे संबंधित सभी लोगों का बहुत योगदान है। मैं पुनः सबको इसके लिए हार्दिक बधाई पेश करता हूँ और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसको ले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आज की
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुरुवर प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल सर को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि सर आएँ और अध्यक्षीय वक्तव्यों से हम सबको अभिसिंचित करें। बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस काव्य संध्या के इस आयोजन के लिए मैं मदन जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। राम छाटपार शिल्प न्यास इस संस्था का नाम है, जो फरवरी में 3 दिवसीय समारोह करती है। साहित्य, कला और संगीत को समर्पित यह पूरा जो आयोजन है, यह न केवल काशी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और इस मंच से कही गई बातें बहुत दूर तक जाती हैं, अब बहुत देर तक टिकी रहती हैं। इसलिए भी इस मंच को लेकर के हम लोग बहुत ही गौरवान्वित रहते हैं। आज के इस काव्य संध्या में जो इस शिल्पोत्सव का दूसरा दिन और समारोह है, उसमें शिवम जैसे युवतम पीढ़ी से लेकर के शिव कुमार पराग जैसे वरिष्ठतम पीढ़ी तक के कवियों ने जो अपनी कविताएं सुनाई, और उनको सुनने के लिए हमारे छात्र और छात्राओं के रूप में जो सहृदय श्रोता यहाँ हैं, उसके साथ ही ये भाई संतोष सिंह जैसे मूर्धन्य चित्रकार मूर्तिकार हैं। मैडम सुनीता शुक्ला को भी मैं ले आया साथ। इन्होंने कहा आपको तो सुनते ही रहते हैं। मैंने जब इसे कहा वहाँ नए लड़के हैं, नई छात्राएं, बिल्कुल नई पौध वहाँ सुनाएगी, तब इन्होंने कहा कि मैं ज़रूर चलूँगी। तो ये सब नए लोगों के प्रति आकर्षण है। विंध्याचल ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया और पराग जी यहाँ बैठे, बाकी सब छात्र छात्राएँ हैं। तो देखिए, कविता की सार्थकता उसके कहते रहने में है। कविता जब तक कहती रहेगी, याद रखिए मैं कहती रही शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बोलती नहीं। कविता जब तक कहती रहेगी तब तक समाज में गति बनी रहेगी, शब्दों की अर्थवत्ता बनी रहेगी, और वे अपने प्रकाश से, आत्म प्रकाश से आलोकित होते रहेंगे। इसलिए कि शब्द की गति अनिवार्यतः साहित्य और उसमें कविता की गति से जुड़ी रहती है। तो इस नाते भी कविता में कही हुई बात बहुत दूर तक जाती है। सारे कवियों ने अलग अलग तरीके से अपनी कविताएं सुनाई, सब में उनका अपना भूगोल ध्वनित हो रहा था, जिस पर विंध्याचल यादव ने बहुत अच्छी टिप्पणी की और बहुत ही रोचक अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, कविता मनुष्य के भीतर अंतर्निहित सामाजिक जो परिवेश होता है उसको अभिव्यक्त करती है, और जब मनुष्य के सामाजिक परिवेश को अभिव्यक्त करती है तो ये समझिए कि वह अभिव्यक्त तो व्यक्ति मन ही करता है। कवि का व्यक्ति मन करता है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक सामूहिक परिसर को व्यक्त करती है। इसी कारण से कि साहित्य और उसमें मुख्यतः कविता अपनी सामूहिक आवाज के लिए संसार में जानी गई है। जब व्यास लिख रहे हैं, वाल्मीकि लिख रहे हैं, वहां से लेकर के आज तक चले आइए, तो जो सामूहिकता की आवाज है वही मुख्यतः कविता की आवाज रही है। और इसी कारण से कविता कला और साहित्य की एक दीर्घकालिक विधा है। अगर कविता न होती तो यह संसार इतना खूबसूरत न होता। क्यों? क्योंकि वह शिल्पक की भूमिका है। कलाओं में कला भी है, संगीत भी है, साहित्य भी है, बहुत सब कुछ है, लेकिन उसमें कविता एक अनूठी विधा है। इसी नाते कविता को एक स्वाधीन विधा के रूप में भी माना गया है, जो कवि की अधीनता के अलावा किसी और की अधीनता स्वीकार नहीं करती। इसी कारण से साहित्य में आचार्य शुक्ल जैसा
आलोचक ने कहा कि कविता की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। तो इस रूप में अगर आप देखें कि कविता न तो स्तुति है और न ही प्रस्तुति है। आप कुछ बोल दें यह कविता नहीं है, किसी का अभिनंदन कर दें यह कविता, वह असल में आपके भीतर के जो भावोद्दीप्त क्षण हैं उसकी एक तरह की संस्तुति है। आपके उज्ज्वल भावनाओं की संस्तुति करती है कविता। कविता पढ़ करके लगता है कि कवि का व्यक्तित्व कैसा है। यह कवि का व्यक्तित्व के चरितार्थता के लिए भी, यानी लेखक का व्यक्तित्व और लेखक के व्यक्तित्व के साथ शब्द सत्ता का क्या व्यक्तित्व है। तो आपने देखा होगा इतने सारी कविताएं पढ़ी गई, इतने सारे युवा साथियों ने कविताएं पढ़ी, सब में उनकी सामूहिकता है, उनका परिसर है, उनका परिवेश है, उनका भूगोल है और उनका आत्म बोल रहा था। और वह वैसा आत्म था जो समाज से मूलबद्ध था, उसे कटा नहीं था। तो इस रूप में देखें कि कविता इसी नाते अपने कहने के अंदाज से कविता आज के दिन में इस नाते भी जरूरी है कि जब तमाम स्वीकार की भावनाएं आसपास मंडरा रही हैं, स्वीकार के लिए, किसी भी बात को स्वीकारने के लिए आप विवश हैं या मजबूर किए जा रहे हैं, तो कविता उस अर्थ में स्वीकार से आगे बढ़ करके या तो प्रतिकार कर रही है या सामाजिक सरोकार से जुड़ रही है या सरोकारी हो रही है। तो कविता का इस अर्थ में सरोकारी होना, अपने परिवेश के भीतर लोकतांत्रिक स्पेस को भी बड़ा करना है। आप सोच नहीं सकते जिस दिन यह कविता न होती, यह शब्द न होते, साहित्य न होता, तो लोकतांत्रिक परिसर कितना सीमित और सिकुड़ा रहता। और लोकतांत्रिक परिसर का मतलब राजसत्ता या राजशाही से या लोक सत्ता या लोकशाही से नहीं है। लोकतांत्रिक परिसर का मतलब होता है कि आप वह सब कहने के लिए स्वतंत्र हैं या वह सब खुल करके कहना चाहें जो आप चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सामाजिक और समाज की मुक्ति और व्यक्ति की मुक्ति भी शामिल होगी। तो आज की शाम इस मुक्ति कामना के नज़रिए से भी, इस लोकतांत्रिक स्पेस को रचने के नज़रिए से भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं मदन लाल जी के प्रति बहुत आभारी रहता हूं कि यह प्रतिवर्ष इस अवसर पर हम लोगों को आमंत्रित करते हैं और बड़े उदात्त मन से, बड़े पवित्र भाव से इस कला के जो त्रिवेणी है, कविता, संगीत और कला, ये त्रिदिवसीय आयोजन में एक दिन पूर्णतः साहित्य को देते हैं। आगे के दिनों में इसमें हम लोग कुछ और परिवर्तन करेंगे। इसको हम चाहते हैं कि संवाद धर्मी, हमसे इनसे बात हो रही थी, कला और कविता के बीच संवाद, साहित्य और संगीत के बीच संवाद, यानी कलाओं के अंतर संवाद को भी इस मंच से हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यह हम लोग भाग्यशाली इस शहर के लिखने पढ़ने वाले लोग, शिक्षक साथी, छात्र छात्रा जो लोग भी हैं, कि एक ऐसा मंच, काशी में ऐसा मंच अन्यत्र पूरे बनारस में नहीं है। आप चले जाइए तो इतना अनौपचारिक आयोजन, इतने छोटे समय में, संक्षिप्त समय में आयोजन, और संयोजक इतना आत्मीय और इतने सद्भावपूर्ण तरीके से पूरा बैठा हो। या तो बड़े बड़े सभागार हैं जहां पर लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी तब आप वहां घुस पाएंगे, या तो कुछ नहीं है। तो जो वही स्थिति है कि यह एक ऐसी चीज है, इतना गंगा के सुरम्य पवित्र तट पर आप देखें कि आप बोलते हैं, आप कविता पढ़ते हैं और गंगा प्रवाहित हो रही है, सामने से वो जो है रामनगर किला भी दमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ घाट है, उस तरफ रेत है, बीच में नदी है। तो ये जो सभ्यतागत प्रवाह की भी यहाँ पर आपको आहट मिलती है कि कैसे सभ्यताओं ने, हम आज हैं कल नहीं होंगे। इस जगह पर न जाने कितने हजार साल से कितने लोग हुए होंगे। जिस जगह हम लोग बैठ के कविता पाठ कर रहे हैं, इस जगह पर कभी गंगा प्रवाहित होती थी। आज भी जब गंगा पलट प्रवाह करती है तो पूरा हिस्सा डूब जाता है। तो कहने का आशय है कि आप देखिए कितना उदात्त परिसर है। मैं चाहूँगा कि भविष्य में ये उदात्तता हम लोगों की बनी रहे और मदन लाल जी ऐसे ही हम लोगों को आमंत्रित करते रहें और हम लोगों के साथ बैठ करके कविता सुनते रहें और उसका आनंद भी लेते रहें और उपरांत चाय भी हमें पिलाते रहें।
अब बहुत समय नहीं है, क्योंकि मैं आपका दबाव और खुद भी दबाव महसूस करूं, क्योंकि मच्छर श्रोता के रूप में सर्वाधिक आ चुके हैं। तो बहुत परेशानी हर बार ये होता है, अनुभव का हिस्सा रहता है। इसलिए मैं चूंकि कविता पाठ का सत्र है, तो मैं एक दो कविताएं, छोटी कविताएं जो बिल्कुल नई कविताएं हैं, उनको पढ़ूंगा। और सामान्यतः इस मंच का सदुपयोग मैं बिल्कुल नई कविता के लिए करता हूं, जो कविता कहीं प्रकाशित नहीं होती और जिसके बारे में मेरी पत्नी भी नहीं जानती कि मैं कब लिखा। तो उन कविताओं को भी मैं उन्हीं कविताओं को मैं पढ़ता हूं। ये है पत्थर कविता है। वे पत्थर हैं, कहीं जाना नहीं उन्हें, स्थिरता उनकी नियति है। वे पत्थर हैं, कहीं जाना नहीं उन्हें, स्थिरता उनकी नियति है। हर हराती नदी भला कहाँ टकराती है इन पत्थरों से। हर हराती नदी भला कहाँ टकराती है इन पत्थरों से। वह तो आलिंगन करती है, मुस्कुराती है और इन्हें धुलती हुई अपनी धुन में आगे बढ़ जाती है। इन्हें धुलती हुई अपनी धुन में आगे बढ़ जाती है। एक कविता, छोटी कविता, देखना कविता। देखना। तुमको देखते हुए तुम्हें भूल गया। विंध्याचल की कुछ शिकायत दूर की है, हालांकि बड़ा संकोच है लेकिन कभी कभी शिकायत दूर कर देता हूं। तुमको देखते हुए तुम्हें भूल गया। भूलना तुम्हें मूल में पाना है। भूलना तुम्हें मूल में पाना है और देखना तुम्हें ब्याज में भूल जाना है। और देखना तुम्हें ब्याज में भूल जाना है। देखने और भूलने के बीच ही तुम्हारा प्रेम है, जिसे बार बार पाना है और इस उज्जवल धरती पर लौट लौट आना है। और इस उज्जवल धरती पर लौट लौट आना है। एक और आखिरी कविता है, छोटी कविता ही है, आँख। सारी आँख कविता तो ही पूरी नहीं है। रेत पर, हाँ, बगैर इसके तो पूरी नहीं होगा ये। रेत पर। निरभ्र आकाश, खिली हुई धूप, उज्जवल धरती पर उतरता हुआ सूरज। निरभ्र आकाश, मदन जी वही 19 जनवरी का पृष्ठभूमि है। निरभ्र आकाश, खिली हुई धूप, उज्जवल धरती पर उतरता हुआ सूरज। यह बसंत के आगमन का समय है। यह बसंत के आगमन का समय है, जहां खोजते हम एक निर्भर जीवन, निर्भ्रांत संबंध, निर्मल मन। यही कहीं इसी रेत पर, यही कहीं इसी रेत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब यहाँ पर आए, आप सब के प्रति मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारे बच्चे, और देखिए इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से लेके पूरे देश भर के विश्वविद्यालय में तो काय आयोजन छात्रों को लेकर के, रचनाशीलता को लेकर के होते ही रहते हैं। इस आयोजन का जो महत्व है, आज के इस आयोजन का 25 फरवरी का, ये है कि हम किसी नए रचनाकार की शिनाख्त कर सकें, उसकी पहचान कर सकें, उसको प्रस्तुत कर सकें। इससे हर बार हमारा ये प्रयास रहता है कम से कम एक कोई कवि हो जिसको पहली बार कहीं कोई मंच मिला हो, जो पहली बार सामाजिक जीवन में उसकी कविता किसी बृहत्तर सामाजिक जीवन का हिस्सा बन रही हो। पूरा कार्यक्रम आर्यपुत दीपक ने लाइव किया है। यह इसलिए भी मैं आर्यपुत दीपक के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि यह पूरा कार्यक्रम बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत लोग सुन रहे हैं। तो जो श्रोता इस माध्यम से हमें सुन रहे हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और उनको मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अध्यक्षीय वक्तव्य हम लोग सुन रहे थे। अब हम लोग अध्यक्षीय वक्तव्य के बाद इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उन्हें हम बुलाते हैं और वहीं मतलब उनके वक्तव्य के बाद, बहुत संक्षेप वक्तव्य के बाद जो कार्यक्रम जो है आज का वो औपचारिक तरीके से समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, हाँ, धन्यवाद ज्ञापन। अच्छा, हाँ, तो मैं मदन सर को मंच पे बुलाता हूँ। समय तो काफी हो गया है, मच्छर भी बता रहे हैं,
तो एक आग्रह मेरे मन में बहुत वर्ष से है, जो काशी की साहित्यिक और परंपरा में विजुअल आर्ट्स मतलब दृश्य कला का जो एक संयुक्त जो संबंध था, अगर हम देखें तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब काशी से शांति निकेतन गए थे तो उन्होंने कलाओं के अंतर संबंधों के बारे में या कलाओं पर बहुत कुछ लिखा है, पढ़ा है या लिखा है। मैंने प्रेमचंद जी के भी एक आध लेख कला के बारे में पढ़ी है। उसी तरीके से विद्यानिवास मिश्र जी थे और भी बहुत सारे ऐसे साहित्यकार लोग थे, कवि लोग थे जो बनारस में कलाओं पर लिखते थे। एक मेरे मन में आग्रह बार बार आता है कि जैसे दिल्ली में हम लोग कुछ लोगों को जानते हैं कि प्रयाग शुक्ल जो है कवि हैं, कवि के रूप में बड़ा नाम है उनका, लेकिन कलाओं पर भी वो लिखते हैं। विनोद भारद्वाज हैं, अशोक वाजपेयी हैं, यह लोग बड़े कवि हैं, बड़े साहित्यकार हैं, लेकिन कलाओं पर भी लिखते हैं। एक चीज़ का मेरे अंदर ये आग्रह होता है, आभास होता है कि मैं अभी यहाँ पर विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं और युवा लोग भी हैं। अगर कलाओं की वह परंपरा जो है आगे भी कुछ लिखने का अगर होता रहे तो मैं समझता हूँ कि दृश्य कला के बारे में जो जानकारियाँ हैं, उसके मर्म हैं, वह भी लोगों के बीच में एक समझ हमारी और भी विकसित कर सकती है। तो मैं एक इस तरह का मैंने डॉक्टर साहब से बातचीत भी किया था कि अंतर संबंध और किस तरह से हम कलाओं के बारे में भी लिखें। जैसे हम एक दृश्य कलाकार हैं लेकिन कविता भी लिखते हैं, कविता भी सुनते हैं, संगीत भी सुनते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों को भी अगर देखें तो कहीं कहीं पर हमें एक दूरी या एक अभाव सा महसूस होता है। इन दूरियों अभावों को दूर करने के लिए मैं समझता हूं कि ये रामछाट पर शिल्पन्यास का मंच जो है सबके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुला है। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब इन फ्यूचर जब भी एक इस तरह का रखेंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी और एक नया भी कुछ ऐसा बीजारोपण भी होगा हमारे युवा साहित्यकारों में, कवियों में, कि वो कलाओं के बारे में भी बहुत कुछ लिखेंगे। अगर हम विश्व की बात करें तो बहुत लंबा इतिहास भी है कि किस तरह से एक लेखक जो है कितने बड़े बड़े कलाकारों के बारे में कितना कुछ लिखते चला गया है। धन्यवाद, मैं हृदय से बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूँ। चाय इंतजार कर रही है, आप लोग आए हैं, इतना अच्छा सा कार्यक्रम हुआ है और यह हमें अब हमारे शिल्पन्यास का एक बहुत ही अस्थाई कार्यक्रम हो गया। यह मुझे बहुत ही खुशी प्रदान करता है, जो बहुत ही सहजता से और सरलता से प्रवेश कर गया है। और वो ऐसा प्रवेश है कि जो अब इसके बाहर नहीं निकल पाएगा। इसके बाहर मतलब निकलेगी, यहाँ की आवाज़ निकलेगी, यह बातें निकलेंगी जो लोगों तक पहुँचेंगे। बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत आइए चाय पीते हैं जी। अच्छा, धन्यवाद। अब कार्यक्रम के अंत में मैं अनुज अक्षत को बुलाना चाहता हूं। अक्षत, आप आएं और कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करें और धन्यवाद ज्ञापन के बाद ही ये कार्यक्रम औपचारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। धन्यवाद भैया। मैं जब आ रहा था तो शिवम ने कहा 2 लाइन में खत्म करो, मच्छर बहुत काट रहे हैं। हालांकि प्रसाद जी ने कहा है कि कलाकार की रागिनी सुयोग्य करोड़पुटों को खोज ही लेती है, तो आज पराग जी के गजलों ने शिवम को खोज लिया था। तो विशेष रूप से द्वय का धन्यवाद। बाकी 2-3 राउंड धन्यवाद हो चुके हैं, आप सभी को पता है मच्छर बहुत काट रहे हैं। तो मैं अपना धन्यवाद करता हूं और जो नीचे बचे हुए लोग हैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सबने सुना, आए। बहुत बहुत धन्यवाद। लग गई है।